पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इनफैक्ट किसी भी टॉपिक के बारे में जानने के लिए फंडामेंटल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और इन फंडामेंटल्स को अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारी सब्जेक्ट की मास्टरी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी मास्टरी करने के लिए आज हम फिजिक्स की मास्टरी करने की प्रैक्टिस करेंगे, और फिजिक्स को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है इसके लिए हमारे फिजिक्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मैथ्स में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो मैथ्स में हम अभी आगे चलकर 12th में पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स हमारे आएंगे, वो टॉपिक्स एक्चुअली फिजिक्स में हम नोइंगली और अननोइंगली 11th में यूज़ करेंगे। और उनका यूज़ कैसे करेंगे अगर हमें वो आती ही नहीं होगी। तो मैं आज के इस लेक्चर में आपके लिए वो सारे टॉपिक्स लेके आई हूँ जो एक्चुअल में मैथ्स के टॉपिक हैं, बट हम पूरी फिजिक्स में उन्हें कवर करते हैं। पूरी फिजिक्स में उनका यूज़ होता है। वेक्टर्स, आपके वेक्टर्स हो गए, इसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मतलब हर अगले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप इसका यूज़ कर रहे हैं, बी इट मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन और एनी अदर टॉपिक। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या क्या सीख सकते हैं नया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे पास फंडामेंटल्स आ गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो हमने फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ डिफाइन की हैं जिन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेसिकली 7 टाइप्स की होती हैं। 7 डिफरेंट टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर डिफाइंड। और ये कौन सा सिस्टम है? तो हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है, एसआई सिस्टम। हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सारी 7 क्वांटिटीज़ होती हैं। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें हम रेडियंस और स्टेरेडियंस कहते हैं, या 2D एंगल एंड 3D एंगल कह सकते हैं। तो इनका, ये सारी क्वांटिटीज़ यूज़ करके हम बाकी सारी यूनिवर्स में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर क्या होते हैं? सबसे पहले तो वेक्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि इट इज़ एन एरो, जिसकी एरो से हमें लेंथ पता लगता है और डायरेक्शन पता लगती है। तो ये एक वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज़ अ यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। इसकी एक डायरेक्शन होती है। दिस वेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वेक्टर, ऑल्दो आपको लगेगा कि इनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम है, बट इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया। अगर हमारे पास 2 ऐसे वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो जाए, देन दे आर इक्वल वेक्टर्स। और अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट हो जाएं या ऑपोजिट हो जाएं बट मैग्नीट्यूड सेम रह जाए, तो दीज आर ऑपोजिट वेक्टर्स। अब हम देख लेते हैं स्केलर लॉ ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक ए वेक्टर इस तरह से है, और मेरे पास लेट्स से स्पेस में कहीं पर भी एक ये बी वेक्टर है। मैं पूछ रही हूँ कि मैंने इन दोनों वेक्टर का जब वेक्टर एडिशन किया तो मेरे पास फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा। तो एक तो होता है ट्रायंगल लॉ, या आपने क्या किया, इस वेक्टर को उठाया, ये वाला वेक्टर जो है इसको उठाकर ट्रांसपोज करके यहाँ नीचे ले आए, और उसके बाद आपने अपना ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया। तो ये ट्रायंगल ऐसे भी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल लॉ में तो आपको एक के हेड पे दूसरे की टेल को रखना होता है। तो इस तरह से कुछ ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। अगर ये आपका ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर को मैंने ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि ये फ्री वेक्टर है। जो वेक्टर्स फ्री नहीं होते हैं उनके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी हम फ्री वेक्टर्स का केस डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसे उठाकर ट्रांसपोज कर सकते हैं, बट डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, ओरिएंटेशन सेम रहने वाला है, राइट। दूसरा यहाँ पे मैंने जो लिख कर मैं लेकर आई हूँ पहले से, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मैंने बनाया, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर दिया। इसका जो डायगोनल है, जो कि इनके कॉमन वर्टेक्स से पास कर रहा है, दिस वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योमेट्री मैंने यूज़ किया, ये बी वेक्टर है तो मॉड बी इसकी लेंथ हो गई। यहाँ पे कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट, यहाँ साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट, राइट। और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये आगे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप यूज़ कर पाएंगे। When r vector is perpendicular to one of the vectors, then angle between the two vectors is greater than 90 degree. तो ये ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपके पास अगर एक वेक्टर इस तरह का है और दूसरा वेक्टर इस तरह का है, तभी आपका रिजल्टेंट इनके बीच में कुछ इस तरह का आ सकता है, एक के परपेंडिकुलर। अदरवाइज अगर इनके बीच का एंगल ही एक्यूट हो गया तो फिर आप इससे परपेंडिकुलर रिजल्टेंट कैसे लाएंगे? नहीं आ सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई। नाउ यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन की हुई है, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी वेक्टर इज लेस दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज लेस दैन इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। अगर आपका 2 वेक्टर्स आपको गिवन हैं तो उन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स का सम है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, यहाँ पे एक वेक्टर 5 का है और यहाँ पे एक वेक्टर 12 का है।
इसका रिजल्टेंट अगर आप निकालेंगे तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड 13 आएगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो मुझे इतना बोला गया है कि ये कोई भी दो वेक्टर्स यूनिवर्स में कोई भी दो वेक्टर्स अगर आप ऐड कर रहे हैं तो उन दोनों का जो एडिशन आप करेंगे उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट वुड बी ईदर लेस दैन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर्स और उनका सम। मतलब अगर मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक क्वांटिटी हो गई, इसका मैग्नीट्यूड हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड में कंफर्म बता सकते इज लेस दैन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंडिविजुअल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सम होगा या फिर उनसे, और ये दूसरी कंडीशन इसकी क्या होगी कि ये जो वेक्टर सम आया आपका आर रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द डिफरेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, मतलब दोनों की इंडिविजुअल आपने मैग्नीट्यूड देख लिया, उसका सब्ट्रैक्ट कर लिया, उसका मॉड्यूलस ले लिया और फिर बोला कि इससे तो बड़ा ही आएगा नहीं तो इसके इक्वल आएगा एक्सट्रीम केस में। Sum of three non-collinear vectors is zero. They should form the sides of a triangle in order. Obviously अगर मुझे बोला गया कि इनका मैग्नीट्यूड जीरो है तीन वेक्टर्स का, तो एक वेक्टर ऐसा होगा, दूसरा ऐसा होगा, तीसरा ऐसा होगा, तो इनका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। Two vectors having equal magnitude implies R vector passes through the angle bisector. Fine. अब मेरे पास ये अगर दिया हुआ वेक्टर और एक वेक्टर ऐसी, इनके बीच में एंगल अगर 2 अल्फा है, इनके बीच में एंगल अगर 2 अल्फा है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा यहाँ से अल्फा एंगल पे होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स वाला टॉपिक। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के। पहले डिफरेंशिएशन के देख लेते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन अगर हमारे पास कोई है तो उसके लिए हमारे पास y इज इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू द पावर n वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर और इवन होल नंबर और इंटीजर। इवन फ्रैक्शन के लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड है। तो y इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर। अगर दोनों तरफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। क्या किया मैंने, यहाँ पर जो n थी इसकी पावर, इसको मैंने यहाँ सामने उतार लिया, इसे सामने पटक दिया, और उसके बाद क्या किया, जो मेरे पास यहाँ पावर गिवन है इसको -1 कर दिया। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ भी है, dy बाई डी एक्स ऑफ या डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। तो कैसे किया ये, कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने बोला मेरे पास y इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल x रेज़ टू द पावर -3 है, दिस इज इक्वल टू 1/x³। अब मुझे बोला कि इसका डेरिवेटिव लेना है, तो मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा। इस फॉर्म में लिख के जब मैंने dy बाई डी एक्स किया तो क्या करना है, सामने वाले यहाँ जो पावर है x की उसको आगे लिख देना है, उसको कोफिशिएंट बना देना है -3, और ऊपर जो पावर थी उसमें से -1 कर देना। तो -3 - 1 इज इक्वल्स टू -4। तो -3x रेज़ टू द पावर -4 इसका आंसर आ जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप अलजेब्रिक फंक्शन का निकाल सकते हैं। सिमिलरली कांस्टेंट है तो x की पावर 0 है, कांस्टेंट के लिए तो उसके कांस्टेंट है समथिंग इनटू x की पावर 0, k टाइम्स x की पावर 0। कांस्टेंट अगर k है तो उसको k इनटू x पावर 0 लिख सकते हैं, और ये 0 हमने आगे उतार लिया, फिर इसकी पावर -1 कर दी, एंड 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये इसका डिफरेंशिएशन है 0 आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मतलब sin x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x, इन सब के हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले, इनको हम डायरेक्टली याद करके जाते हैं। ऑल्दो आप चाहें इनको डिराइव कर सकते हैं, बट इट इज़ बेटर कि आप इनको याद करें, अभी करते करते याद हो भी जाते हैं। तो ये सारे आपको याद करने हैं। dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स, ये माइनस आपको भूलना नहीं है। tan x का secant स्क्वायर x, secant x का secant x tan x, कोसेकेंट x का माइनस कोसेकेंट x cot x, माइनस को यहाँ पे याद रखना है, और cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। वैसे लॉग के फंक्शन दिए हुए हैं। प्रोडक्ट रूल इज इम्पॉर्टेंट, क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल। तो मुझे क्या करना है कि मुझे बोला है कि कोई दो फंक्शंस हैं u एंड v, दे आर इन रिटन लाइक दिस प्रोडक्ट फॉर्म में, और इसका डेरिवेटिव लेना है पूरी क्वांटिटी का। तो वो कैसे होगा, मैं एक को कांस्टेंट रखूंगी, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अब अगर क्वोशिएंट रूल है, मेरे पास u बाई v फंक्शन गिवन है और मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है,
तो मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन पूरे के नीचे अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऐसे याद कर लो, यू भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है या फंक्शन 1 फंक्शन 2 से कंफ्यूजन होता है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में। अब मैक्सिमम मिनिमा, तो ये भी एक कंसेप्ट आता है, ये भी हम कैलकुलस में पढ़ते हैं मैथ्स में, बट फिजिक्स में हम ऐसे ही यूज़ करेंगे इसे। तो दो कंडीशन होती है, एक फंक्शन अगर दिया जिसका आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करने का तो उसका मैक्सिमम या मिनिमा पता लग जाएगा। और ये जो मैक्सिमम मिनिमा आता है ये लोकल आता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा आपको पता लगता है। ग्लोबल के लिए आपको सारे पॉइंट्स प्लॉट करने होंगे या सबकी वैल्यू पता करनी होगी, एंड देन यू कैन सी कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सारे मैक्सिमा का भी जो मैक्सिमा है दैट इज द ग्लोबल मैक्सिमा, और सारे मिनिमा का जो मिनिमा है दैट इज ग्लोबल मिनिमा। मिनिमा के लिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब ये क्या है, ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर लेंगे तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा जो फिजिक्स में यूज हो रहा है, अभी तक तो हम मैथ्स की तरफ से पढ़ रहे थे कि फंक्शन दिया है उसका मैक्सिमम मिनिमम, बट एक्सेलरेशन हमें पता है ना, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखते हैं। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटी हुई तो इसे डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं, या कोई लोग एस को एक्स भी लिखते हैं, तो ये v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। वैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव होता है, तो ए को एक्सेलरेशन को डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिखा है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो ये जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो या तो आप वहीं से आप एनालॉजी बना सकते हैं कि अगर इसका ये है तो इसका क्या होगा, या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूले याद कर सकते हैं, या तो करना ही है, करते करते अपने आप हो जाते हैं, राइट। एंड व्हाट डज दिस इंटीग्रल सिग्निफाई, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको इसका बता दी कि इंटीग्रल होता है बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज का हम सम कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे अगर मैंने इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स लिखा है तो मैंने क्या किया x, और अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती फॉर एग्जांपल 0 to 1, तो मुझे पता है क्या करना होता है इसमें, 1 बाय 0.00001 प्लस 1 बाय 0.0002, मतलब इतनी सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज का जिनके बीच का डिस्टेंस भी इतना छोटा है कि आपको पता भी नहीं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है, एकदम बहुत स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगी कि इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, कुछ पता ही नहीं चल रहा, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट इधर होगा, फिर एक पॉइंट इसके बगल में होगा, इनके बीच में कुछ तो सेपरेशन होगा ना, राइट। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, इसके जस्ट बगल में एक और कोई पॉइंट होगा, तो इनके बीच में कुछ सेपरेशन होगा। अब मैं उसको और छोटा करते 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 एकदम नेग्लिजिबल कर दूँ, और मैं उन सारी क्वांटिटीज का सम कर दूँ, ये लाइन बन रही है। सिमिलरली वैसे ही जब हम मैथ्स में या फिजिक्स में इस चीज़ को करते हैं दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, ये साइन जो आपको इंटीग्रेशन का इस तरह का दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट ये एस था जिस मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किया, उसने इसको थोड़ा धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते इसको ऐसा बना दिया। ये ऐसी है, समेशन नहीं है, सिग्मा ही है जो आप नॉर्मल एडिशन करते हैं, but it is the addition of infinite quantities in which each quantity is infinitely small। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेशन याद करनी है। सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन होता है इसमें e की पावर है, सिर्फ इसका इंटीग्रल भी याद है, डिफरेंशिएशन करने के बाद भी यही रहता है कि फंक्शन चेंज नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन fx is gx, then integral of gx with respect to dx is equals to f of b minus f of a और यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट्स हैं। एरिया बिलो द कर्व नेगेटिव है, अगर मेरे पास इस तरह का कोई ग्राफ है तो ये साइन एक्स का ग्राफ जैसे मैंने बनाया है, तो ये साइन एक्स के ग्राफ में ये वाला एरिया पॉजिटिव आएगा आपका और ये नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। अब हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक पे जेईई मेन 2024 में क्या क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ द एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू एंड द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर एंड 2p वेक्टर माइनस 2p वेक्टर इज। अब क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्या वेक्टर ऐड क्या सब्ट्रैक्ट, बट कुछ नहीं करना है। पहले हमें बोला था रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, उनको मुझे रिजल्टेंट निकालना है, राइट। सो हियर आई एम टेकिंग दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इनका मैंने निकाला रिजल्टेंट। व्हाट इज द रिजल्टेंट, सीधा एडिशन ही तो करना है, लाइक टर्म्स विल ऐड ऑन लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट करनी, यही तो करना है। और डायरेक्शन क्या है, तो p वेक्टर की डायरेक्शन और 2 वेक्टर की डायरेक्शन मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन आप नॉर्मल एडिशन तो कर सकते हैं ना, राइट। तो मैंने यहाँ पे इनका एडिशन किया, नॉर्मल एडिशन, और ये देखो क्यों 2p वेक्टर एंड माइनस 2p वेक्टर तो कैंसिल हो रहा है भाई। 2p वेक्टर दिस डायरेक्शन में होगा, दिस इफ दिस इज 2p वेक्टर दिस इज माइनस 2p वेक्टर। इन एनी केस अभी किसी और ओरिएंटेशन में अभी मैंने हॉरिजॉन्टल दिखाई है, वर्टिकल हो किसी ऑब्लिक एंगल पर, बट ये कैंसिल तो होने ही वाले हैं ना, तो इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। सो आई एम गेटिंग द रिजल्टेंट एज 4q वेक्टर। अब फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूँ क्या पूछा था क्वेश्चन में से। तो क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन q वेक्टर एंड, अब ये जो भी क्वांटिटी यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी बात लिखी है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली 4q वेक्टर।
अब मेरे से पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन द वेक्टर क्यू वेक्टर एंड 4q वेक्टर। अब आप पूछ रहे हो क्या मजाक चल रहा है, ये q वेक्टर, ये रहा इसका 4q वेक्टर, इन दोनों को आपस में ट्रांसफर तो इनके बीच का एंगल ही जीरो कर दिया। कुछ नहीं करना, एंगल जीरो है, यही तो बताना था, वो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था। इतनी ऑब्वियस इतनी इजी सी बात भी एक क्वेश्चन में आ सकती है। आप अगर टेक्निकली कैलकुलेट भी करें तो जेईई मेंस पर क्वेश्चन के हिसाब से भी आपके पास 2 मिनट्स एटलीस्ट होते ही हैं। और ये क्वेश्चन तो मतलब विद इन सेकेंड्स पढ़ते के साथ आपको इसका आंसर पता लग जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिनको आप अगर सॉल्व कर लें तो 99% आए तो बहुत ईजिली आ सकती है, 99.9% आ सकती है, 99.99% आ सकती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए और इस तरह की और टिप्स ट्रिक्स के लिए और इस तरह की और वीडियोस मोटिवेशन के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।